हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुशील सर, एजी फिजिक्स वाला। अब तो आप लोग जान ही गए होंगे। आज वर्क एनर्जी पावर का एक बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, हैंगिंग चेन। टेबल पे कोई चेन लटक रही है, उसको पुल करने में, खींचने में कितना वर्क करना पड़ेगा, कितनी चेन नीचे लटक रही है, या चेन जब फुली रिलीज होगी, टेबल से जस्ट गिरने वाली होगी, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, या चेन टेबल पर रखी है, उसका कितना पार्ट नीचे लटके कि चेन टेबल पे रेस्ट में ही रहे। तो बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज का टॉपिक होगा हैंगिंग चेन, ठीक है ना। हैंगिंग चेन में ही हम पढ़ेंगे सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो वर्क एनर्जी पावर का ही मान सकते हैं अपन इसको। तो एक और वीडियो लेक्चर कॉपी पेन ले लीजिए मेरे साथ और ध्यान से समझना है कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। अब इसमें बेसिकली क्या है, हम बात कर रहे हैं हैंगिंग चेन की, ठीक है ना। तो देखिए, जैसे मान लो ये टेबल है, चेन बना दोगे ऐसे करके। आप अच्छे से बनाना, हमें तो चेन बनानी आती नहीं। मान लो लेट मास ऑफ चेन, पूरी चेन इज m। पूरी चेन की बात हो रही है, यहां से यहां तक, एंड लेंथ l। हमने मान लिया पूरी चेन का मास m है और उसकी लेंथ l है। देखो, बहुत एक छोटी सी चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब हमने पढ़ा था, जब हम किसी पॉइंट मास को h हाइट पे ले जाते हैं या h हाइट तक डिस्प्लेस करते हैं, तो वर्क डन कितना होता है, mgh। बस हम यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। हमने क्या बोला, जब हम किसी पॉइंट मास m को h हाइट पे ले जाते हैं या h हाइट तक डिस्प्लेस करते हैं, तो वर्क डन होता है mgh। तो ठीक वही कंसेप्ट यहाँ पर लगाना है। हमने मान लिया पूरी चेन का लेंथ l है और चेन का कुछ पार्ट 1/2 हो सकता है, 1/3 हो सकता है। हमने मान लिया 1/n पार्ट जो है ना वो लटक रहा है। मतलब ये जो हैंगिंग चेन है ना, ये वाला लेंथ, ये चेन हमने मान लिया लेंथ l/n है। ये l/2 हो सकता है, l/3 हो सकता है, 2l/3, मतलब कुछ भी हो सकता है। कॉन्सेप्ट समझिए कि चेन का जो nth पार्ट है वो लटक रहा है, तो लटकते हुए पार्ट की जो लेंथ होगी, हैंगिंग चेन का जो लेंथ होगा वो होगा l/n। अब बस यहाँ पर समझने वाली बात है, मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, तो इस हैंगिंग चेन का मास कितना होगा, m/n। भाई पूरी चेन का मास m है। अब हम कहें अगर आधी नीचे लटक रही तो आधे का मास कितना होगा, m/2। अब हमने कहा 1/n पार्ट लटक रहा तो m/n हो जाएगा मास। समझने वाली बात है ना। पूरी चेन का मास कितना है, m, और मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट। ऐसा नहीं चेन कहीं मोटी हो कहीं पतली हो, यूनिफॉर्म चेन है। तो अब चेन अगर आधी नीचे लटक रही तो आधी चेन का मास कितना होगा, m/2। हमने कितना माना, l/n। जो टोटल लेंथ है उसका 1/n पार्ट लटक रहा है, तो मास भी कितना होगा, टोटल मास का 1/n, तो m/n हो जाएगा ना। तो मास ऑफ हैंगिंग पार्ट, जो पार्ट लटक रहा है उसी को खींचना है ना। हम निकालने क्या जा रहे हैं, वर्क डन इन पुलिंग द चेन। हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिकली वर्क डन इन पुलिंग द चेन। चेन को खींचने में कितना वर्क होगा, हम ये पढ़ने जा रहे हैं। तो हमने मान लिया लेट द मास ऑफ चेन इज m एंड लेंथ l। मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब चेन ऐसा नहीं कि कहीं पर मोटी हो चेन और कहीं पर चेन पतली हो, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। हमने मान लिया लेट 1/n पार्ट ऑफ द चेन इज हैंगिंग, तो लेंथ ऑफ द हैंगिंग पार्ट होगी l/n, तो मास ऑफ हैंगिंग पार्ट कितना हो जाएगा, m/n। अब ये m/n तो टोटल मास है, ठीक है ना। अब जब आप चेन को खींचेंगे, इतना पार्ट खींचेगा, इतना खींचेगा, इतना खींचेगा, इतना खींचेगा, तब पूरा ऊपर जाएगा ना। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि चेन का जो पॉइंट मास है, जो हैंगिंग पार्ट ऑफ द चेन है, इसका टोटल मास कहाँ लाई करेगा, इसके सेंटर ऑफ मास पे।
तो यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास होगा, यहाँ पे जो चेन लटक रही है उस चेन का सेंटर ऑफ मास मिडिल में ही होगा ना, जैसे इतनी चेन लटक इसके मिडिल में, तो ये जो मास है ना टोटल, ये सेंटर ऑफ मास है यहाँ पर। तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी हो जाएगी, L/2n। ध्यान से समझिए, L/2n मतलब टोटल लेंथ अगर L/n है जो लटक रही है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ हुआ, मिडिल में। हमने भी क्या बताया था, कॉन्सेप्ट क्या रखना है कि जब किसी पॉइंट मास को हम h हाइट तक डिस्प्लेस करते हैं तो वर्क डन होता है mgh। तो इस हैंगिंग चेन का पॉइंट मास मतलब मास कहाँ लाई करेगा, सेंटर ऑफ मास पे। तो टोटल मास कहाँ लाई कर रहा है, सेंटर ऑफ मास पे। तो हम जो चेन को पुल करेंगे तो हम लेंथ कितनी कंसीडर करेंगे, क्योंकि टोटल मास यहाँ लाई कर रहा है। बस यही ध्यान रखना है, सेंटर ऑफ मास ऑफ द हैंगिंग चेन लाइज एट द मिडिल ऑफ द हैंगिंग पार्ट। जहां टोटल मास लाई कर रहा है, तो फिर टोटल मास जब सेंटर ऑफ मास पे लाई करेगा, तो सेंटर ऑफ मास से जो लेंथ है लटक रही, उतनी ही लेंथ को कंसीडर करना है, आपकी समस्या खत्म। तो वर्क डन इन पुलिंग द चेन, पुलिंग द हैंगिंग चेन, जो चेन लटक रही है उसको खींचने में कितना वर्क करना पड़ेगा। फार्मूला क्या बताया था, mgh। m की जगह क्या आ जाएगा, m/n, मास ऑफ द हैंगिंग पार्ट m/n इंटू g। h कितनी लेनी पड़ेगी, कौन सी लेंथ ऊपर जा रही है, सेंटर ऑफ मास से नापनी है, L/2n। बस यही ध्यान रखना है, L/2n। तो ये फार्मूला आ जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू mgl/2n²। इसको आप कहीं पर भी अप्लाई, जैसे मान लो आपका चेन आधा लटक रहा है सपोज, जैसे ये चेन L/2 लटक रही है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा, तो ये लेंथ कितनी जाएगी, L/4। ये सेंटर ऑफ मास यहाँ लाई करेगा मिडिल में। तब हमने क्या लगाना फार्मूला, वही mgh। m की जगह क्या आ जाएगा, मास ऑफ द हैंगिंग पार्ट। हैंगिंग पार्ट कितना, L/2, तो मास कितना हो जाएगा, m/2 इंटू g, और h की जगह कितना आएगा, L/4। समझ पा रहे हो ना, mgh/8। आधी चेन नीचे लटक रही, तो आधी चेन का मास m/2 इंटू g इंटू h की जगह हमें कौन सी लेंथ लेनी होती है, सेंटर ऑफ मास से। बस इतना ही ध्यान रखना, और कुछ नहीं, खेल खत्म। सेंटर ऑफ मास से ही लेंथ लेनी होती है। तो इस तरह से हम वर्क डन इन पुलिंग द हैंगिंग चेन निकालेंगे। तो मेरे ख्याल से इस कॉन्सेप्ट में तो कोई किसी को दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। अब एक चीज और आती है यहाँ पर, हटा दें इसको, कितना ही पार्ट नीचे हो सकता, समझ गए ना। L/3 होगा तो यहाँ m/3 हो जाएगा, यहाँ L/6 आ जाएगा अगर 1/3 पार्ट। इसलिए कितना ही पार्ट हो आप उसका मास निकालिए और सेंटर ऑफ मास से लेंथ ले लीजिए। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी अगर, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी अगर, तो पोटेंशियल एनर्जी में ही गया U इज इक्वल टू माइनस ऑफ W, या W इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस ऑफ U। तो जो वर्क के फार्मूले आए थे अभी, वर्क डन इन पुलिंग द चेन, तो पोटेंशियल एनर्जी का काम करना, तो फिर माइनस साइन सिर्फ आगे लगा देना, तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। अब इसमें एक चीज और बतानी है, वो है वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ द चेन व्हाइल लीविंग द टेबल। जैसे मान लो चेन का एक सर्टेन पार्ट से ज्यादा पार्ट नीचे आ गया, तो चेन अपने आप ही खिसक आएगी नीचे। हम अब क्या बताने जा रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ चेन व्हेन इट लीव्स द टेबल। मैंने क्या बताया, ये टेबल है, देखो ध्यान समझिए।
अब इसमें कोई चेन लटक रही है, चेन का जब ज़्यादा पार्ट लटकेगा, ऊपर वाला मास कम होगा, नीचे वाला ज़्यादा, तो अपने आप चेन शुरू करके नीचे सरकेगी ना, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी जब चेन जो है ना पूरी यहाँ से नीचे आ जाएगी, धीरे धीरे ऐसे खिसकेगी ना, फिर ऐसे करके पूरा हो जाए, पूरा चेन का लास्ट एंड जो है ना यहाँ वाला यहाँ आ जाएगा, तो उस समय वेलोसिटी क्या होगी हमें ये निकालनी है, ठीक है ना। तो हमने मान लिया, देखो दो सिचुएशन है, ध्यान से समझिए। मान लिया ये L/N पार्ट है लटक रहा चेन का, इस केस में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी निकालो भाई। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चेन व्हेन 1/n part हैंगिंग। अभी बताया था, वर्क मैंने निकाला था, वही पोटेंशियल एनर्जी भी माइनस साइन लगा दो, माइनस mgl/2n², अगर आपको याद है तो। अब हमने क्या बताया, हमें कब वेलोसिटी निकालनी है, व्हेन इट लीव्स द टेबल, मतलब पूरी चेन ऐसे आ गई, पूरी चेन जब आ गई। अब पोटेंशियल एनर्जी निकाल दो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चेन, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चेन व्हेन इट लीव्स द टेबल, टेबल को छोड़ रही मतलब पूरी लेंथ इधर आ गई, ये समझे नहीं, पूरी छोड़ रही ना, एल आ गई लेंथ यहाँ। अब इस केस में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, अभी मैंने क्या बताया था, माइनस लगा लो, बाकी वर्क डन ही पोटेंशियल एनर्जी होती है। अगर वर्क डन निकालेंगे तो m की जगह क्या जाएगा, पूरी लेंथ नीचे, पूरा मास g, और h की जगह क्या लेंगे, सेंटर ऑफ मास से लेंथ L/2। तो जब चेन का 1/n पार्ट लटक रहा था तो पोटेंशियल एनर्जी इतनी है, जब चेन टेबल को छोड़ रही है तब पोटेंशियल एनर्जी इतनी। अब हमें क्या लगाना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगानी है, गेन इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू लॉस इन। इस पोजीशन पे जब चेन थी तब चेन की कोई वेलोसिटी नहीं थी, यहां पर वेलोसिटी पूछी गई, वेलोसिटी ऑफ चेन व्हेन इट लीव्स द टेबल। तो काइनेटिक एनर्जी गेन हाफ mg² इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, इसमें से ये माइनस करो, माइनस mgl/2n², माइनस और माइनस पहले से ही तो क्या हो जाएगा, लिख देता हूँ mgl/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो अल्टीमेटली हमें आंसर क्या मिलेगा, ऊपर लिख देता हूं मैं आपको, ये हो जाएगा हाफ mv² इक्वल टू, ये प्लस हो गया, mgl/2 कॉमन आ जाएगा, यहां से बचेगा 1 माइनस mgl/2 n², 1/m से m गया, 2 से 2 गया, v बराबर निकालना है, तो अंडर रूट ऑफ gl 1 माइनस 1/, तो बड़ा आसान है। क्वेश्चन में दिया जाएगा कि चेन का कितना पार्ट लटक रहा है, फिर जैसे ही वो चेन टेबल को छोड़ेगी इसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो v बराबर अंडर रूट gl, l है लेंथ ऑफ द चेन, 1 माइनस 1/n², n क्या है, n इज दैट पार्ट विच इज हैंगिंग ओवर द टेबल, ठीक है ना। तो बड़ा आसान सा फार्मूला है, आप चाहो तो डायरेक्ट फार्मूला याद कर लो, नहीं तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है, हमने हर स्टेज की पोटेंशियल एनर्जी निकालना तुम्हें बता दिया है कि कितना पार्ट लटक रहा है, तो उसका मास निकाल लो, g से गुणा करो, और h की जगह क्या लेना है, कौन सी हाइट लेनी, सेंटर ऑफ मास से लेंथ नापनी, बस कुछ है ही नहीं। अच्छा, अब कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है
कि चेन जैसे टेबल पे रखी है, चेन टेबल फ्रिक्शन पे है, मतलब मैंने कहा ना कि आप सोच रहे हैं कि अगर हम केवल वर्क एनर्जी पावर पढ़ करके क्वेश्चन कर लेंगे तो आपकी बहुत बड़ी भूल होगी। वर्क एनर्जी पावर है, लॉज ऑफ मोशन है, फ्रिक्शन है, सारे कॉन्सेप्ट एक साथ ही लगते हैं। तो हॉरिजॉन्टल टेबल पे कोई चेन रखी है, टेबल फ्रिक्शनल है, तो क्वेश्चन इस तरह से आता है कि उस चेन का कितना पार्ट लटके कि चेन टेबल पे ही रेस्ट में रहे। समझ गए ना? उससे ज़्यादा पार्ट होगा तो फ्रिक्शन वाला फोर्स कम हो जाएगा, चेन का वेट ज़्यादा हो जाएगा। भाई चेन कब तक रेस्ट में रहेगी? जो टेबल पे पार्ट रखा है उसका वेट और जो लटक रही चेन है उसका वेट, दोनों कैसे हो? बराबर हो। भाई टेबल पे जो पार्ट रखा है और जो पार्ट लटक रहा है, लटकने वाले पार्ट का वेट क्या करेगा? उस चेन को खिसकाना चाहेगा। लेकिन टेबल और चेन के बीच में फ्रिक्शन अगर उससे ज़्यादा है तो चेन रखी रहेगी। लेकिन जैसे जैसे ये वेट बढ़ाते जाओगे तो वेट का वैल्यू जैसे ही स्टैटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्रिक्शन को क्रॉस करने वाला होगा, तो चेन आपकी खिसकना शुरू हो जाएगी। तो क्वेश्चन यही है कि कितना पार्ट चेन का लटके, कितनी लेंथ लटकती रहे कि टेबल पर हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनल टेबल पर रखी चेन इक्विलिब्रियम में हो। तो फ्रिक्शन का भी कॉन्सेप्ट मैं इसमें डाल देता हूँ। फिलहाल तो ये उतार लो आप, चलिए हटा रहा हूँ इसको मैं। Equilibrium of hanging chain on frictional table. Equilibrium of hanging chain on frictional table. एक टेबल है, फ्रिक्शन है इसमें, चैन भाई अच्छी से नहीं बन रही मेरे से। इस तरह से चैन का कुछ पार्ट टेबल पे है और कुछ पार्ट टेबल पे लटक रहा है। जैसे मान लिया जो लेंथ हैंगिंग है वो x है, टोटल लेंथ चैन की l है, जो पार्ट हैंगिंग है उसकी लेंथ l है, तो बची लेंथ कितनी हुई? l माइनस x। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। ये जो पार्ट लटक रहा है इसका वेट कितना लगेगा? नीचे। और मैंने भी क्या बताया था, इसका वेट स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर जब तक रहेगा तब तक तो चैन इक्विलिब्रियम रहेगी। जैसे ही वेट ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा का मतलब थोड़ा सा पार्ट और नीचे लटका दो तो वेट और बढ़ जाएगा, थोड़ी सी चैन और नीचे खिसका दो वेट। अगर आपका चैन का पार्ट ज़्यादा लटक जाएगा तो उसका वेट स्टैटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा हो जाएगा, तो चैन क्या करेगी? इक्विलिब्रियम नहीं रहेगी ना, चैन खिसकने लगेगी नीचे। तो बस चैन नीचे खिसके नहीं तो कितना पार्ट लटके। तो बहुत सिंपल सी बात है, मास लेट लेंथ ऑफ चेन इज L एंड मास M। अब दोनों मास निकाल लो, इस x लंबाई का मास कितना होगा और इस L माइनस एक्स का। तो ठीक है, मास पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा? m अपॉन L। पूरी L लंबाई का मास m है तो यूनिट लंबाई का मास कितना होगा? m अपॉन L। तो x लंबाई का मास कितना होगा? इसलिए मास ऑफ हैंगिंग चेन m अपॉन L इंटू x। ये तो हैंगिंग चेन का मास हो गया। और मास ऑफ रेस्टिंग चेन जो टेबल पे रेस्ट में है तो m अपॉन L इंटू
भाई यूनिट लंबाई का मास m अपॉन एल है, तो जितनी लंबाई का मास चाहिए उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो दोनों मास हमारे पास आ गए। इसमें कोई दिक्कत वाली बात होनी ही नहीं चाहिए। अब हमने क्या बताया, ये मास किससे बैलेंस होगा, फ्रिक्शन से। चेन टेबल पर तभी तक इक्विलिब्रियम में रहेगी जब तक ये जो वेट है किससे बैलेंस रहेगा, फ्रिक्शनल फोर्स से। चेन रिमेन्स in equilibrium only when weight of hanging chain कितना होना चाहिए, लेस देन और इक्वल्स टू द स्टैटिक फ्रिक्शन और लेस देन और इक्वल्स टू द लिमिटिंग फ्रिक्शन, इज लेस देन और इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन। जैसे ये वेट लिमिटिंग फ्रिक्शन को क्रॉस करेगा तो चैन श्यू लुढ़कना शुरू कर देगी। तो बैलेंस कर दो दोनों को, वेट को किससे बैलेंस करना है, फ्रिक्शन से। तो देखिए ये जो mg है किससे बैलेंस होगा, फ्रिक्शनल फोर्स Fs। m क्या है, मास है इसका, हैंगिंग चेन का g, और वो लिखा है मास m अपॉन l इंटू एक्स इंटू जी। समझो पहले आप, ये mg किसका वेट है, इस हैंगिंग चेन का वेट है। तो ये m किसका मास हुआ, इस हैंगिंग चेन का मास हुआ। तो ये रहा m अपॉन l इंटू एक्स। तो m के लिए क्या गया, m अपॉन इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, म्यू mg। अरे म्यू इंटू mg। अब इसके लिए म्यू इंटू mg लाओ, म्यू तो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है, m इसका मास कितना हो जाएगा, m अपॉन l इंटू एल माइनस एक्स इंटू जी, m अपॉन एल एक्स इंटू जी। समझिए ना, ये वेट इसके फ्रिक्शन, ये जो टेबल पे चेन रखी है इसका जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा टेबल और चेन के बीच में वो बैलेंस करेगा। फ्रिक्शनल फोर्स होता म्यू इंटू एन, नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर होगा। mg किसका, इसी का वेट, इसके जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा किसके बराबर होगा, इसके वेट के बराबर। तो म्यू mg, तो म्यू m का मतलब इसका मास, वो लिखा है m अपॉन l, बस बराबर कर दिया, आंसर आ जाएगा। काट तो जो कट जाए, m अपॉन l से m अपॉन l, g से g गया। इक्वेशन क्या बनी, x इज इक्वल टू म्यू l माइनस एक्स। हमें क्या निकालना है, x वो कितना पार्ट लटके की चेन इक्विलिब्रियम में रहेगी, तो उसको अंदर ले लो। x इज इक्वल टू म्यू l माइनस म्यू एक्स, एक्स वाला टर्म इधर ले आओ, x कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस म्यू इज इक्वल टू म्यू एल, एक्स बराबर आ जाएगा म्यू एल अपॉन 1 प्लस म्यू एल अपॉन, दिख रहा है ना उसमें कैमरे में, एक्स इज इक्वल टू म्यू एल अपॉन 1 प्लस म्यू। तो दिस इज द लेंथ ऑफ द हैंगिंग चेन अप टू विच द चेन प्लेस्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल टेबल रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। तो आज का जो कॉन्सेप्ट था हैंगिंग चेन वाला, इसमें 3 मेन चीज़ें हमने बताई कि टेबल पे चेन अगर रखी है, कुछ पार्ट चेन का लटक रहा है तो उसको खींचने में कितना वर्क करना पड़ेगा, वो वर्क भी बताया, और पोटेंशियल एनर्जी बताई। मेन चीज़ में ध्यान रखने वाली क्या बात थी कि चेन का कितना पार्ट लटक रहा है, उसकी लेंथ, मास अपने आप निकल जाता कि डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, लेंथ है, उस हिसाब से मास आ जाएगा। अगर लेंथ l/n है तो मास m/n हो जाएगा, लेंथ l/2 है तो मास m/2 हो जाएगा। फिर जब हम mgh फार्मूला लगा रहे थे तो हाइट कहाँ से लेते थे, सेंटर ऑफ मास से उठाते थे चेन को ऊपर। क्यों, सेंटर ऑफ मास इज दैट पॉइंट एज विल होल मास ऑफ द हैंगिंग चेन इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड। तो mgh का कॉन्सेप्ट। फिर हमने बताया था वेलोसिटी ऑफ द चेन व्हेन इट लीव्स द टेबल। टेबल पर चेन रखिए, धीरे धीरे अगर चेन का पार्ट लंबाई बढ़ती जाए नीचे की तरफ तो एक कंडीशन क्या आएगी कि चेन टेबल को छोड़ देगी, श्यू करके लटकेगी, गिरेगी मतलब, तो उस समय वेलोसिटी चेन की क्या होगी वो हमने बताया कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। उसके बाद
फ्रिक्शनल टेबल पे रखी हुई चेन इक्विलिब्रियम में कहाँ तक होती, मतलब कितनी लेंथ लटके कि फ्रिक्शनल टेबल पे रखी चेन आपकी कहाँ हो, इक्विलिब्रियम में हो। तो उसका कॉन्सेप्ट हमने आपको बता दिया है। तो ये था हैंगिंग चेन का कॉन्सेप्ट, काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जाता है और बहुत ही सरल है। 1 सेकेंड में आप 2 सेकेंड में 10 सेकेंड में कर दोगे। बस चेन कितनी लटक रही है पकड़ लो, उसका मास, उसकी जी, उसका एल, और कुछ है नहीं। और फ्रिक्शन वाला कॉन्सेप्ट पता ही है कि मान लो इतनी लेंथ लटक, इसका वेट फ्रिक्शनल फोर्स को बैलेंस करेगा, तब तक चेन इक्विलिब्रियम रहेगी। जैसे ये वेट ज़्यादा हो जाएगा तो चेन खिसक जाएगी, खिसकना शुरू हो जाएगी। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, करने की कोशिश करना। कल